हेलो दोस्तों। आज के अपने इस क्लास में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने पुर्तगालियों हम पढ़ रहे थे क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे थे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में पुर्तगालियों का आगमन और उनके कहीं कहाँ कहाँ का कोठियाँ थी ये सब हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उनके पतन के कारण ये सारे हम कवर कर चुके थे। तो पुर्तगालियों के बाद आज जो हम दूसरी यूरोपीय कंपनी पढ़ते हैं तो उसमें हम डचों का आगमन पढ़ते हैं। डचों का आगमन, पेन का मैं कलर ले लूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे डचों का आगमन। तो डच, सबसे पहले डच, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डच कहाँ के निवासी थे वो हम देखेंगे, कैसे कैसे ये आए, भारत आए, कैसे एशिया आए, क्या परिस्थितियाँ थी और उनके पतन के क्या कारण थे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डच थे कहाँ पे, कौन किनको डच कहा जाता है। तो आप, हम पुर्तगाल तो हम देख ही चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जो पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाल के बाद स्पेन, और इधर ये जो एरिया है यहाँ पे डच, इसको देखिए आप, यहाँ पे ये जो एरिया कवर किया हुआ यूरोप का, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखिए ये नीदरलैंड, ये जो नीदरलैंड है ये, तो ये जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड के निवासी ही डच कहे जाते थे। और ये जो एरिया है ये पहले स्पेन के अधीन था, तो स्पेन के अधीन था। और लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं लगभग 1581 तक ये स्पेन से आज़ाद हो जाते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं रहती, लेकिन फिर ये अपना व्यापार शुरू करते हैं। और अभी तक परिस्थितियाँ क्या थी हम देख चुके हैं कि पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगाल का कब्जा था। और ये पूरा हिंद महासागर को ये पार करके आते थे, और भारत के साथ, एशिया के साथ इनका मसालों का व्यापार, जड़ी बूटी का व्यापार, जो काफ़ी लाभप्रद व्यापार था, ये चल रहा था। तो ये नीदरलैंड वालों ने, इन डचों ने क्या किया, क्योंकि इनके पास जो थे रोटरडैम, एम्स्टर्डम, इस तरह के अच्छे बंदरगाह थे, तो इसका इनको फ़ायदा मिल सकता था और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो ये क्या करते थे कि ये करते थे लिस्बर्न, लिस्बर्न जो पुर्तगाल की राजधानी है, आपको पता भी होगा, लिस्बर्न। ये लिस्बर्न से ये जो डच थे ये आते थे, और लिस्बर्न से ये जो भारतीय जो सामान थे जो पुर्तगाली व्यापार करके लाते थे, तो वहाँ से इन सामानों को लेके ये वापस जाके और यूरोप में, अपने देशों में और अपने आसपास के यूरोपीय इलाकों में ये उसे बेचते थे, और वो उससे इन्हें बहुत मुनाफा होता था। तो इन्होंने, उस समय इनके पास उतनी पूंजी नहीं थी, ना उतनी सैन्य शक्ति थी, तो इन्होंने भारत आने का प्रयत्न नहीं किया। शुरू में ये यही करते थे कि ये पुर्तगाल से अपना सामान लेते थे और वापस, पुर्तगाल से सामान लिया और वापस चले गए, यहाँ से पुर्तगाल से सामान लिया और वापस चले गए, और इसे बाकी यूरोपीय जगह पे जो उनके अपने इतने अच्छे बंदरगाह थे उसके उनके द्वारा ये सब तरफ बेचते थे और इन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। और उससे जो उन्हें पूंजी एकत्रित हुई, तो उसका उपयोग उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे तकनीकी नए नए जहाजरानी और सैन्य शक्ति का विकास करने में इन्होंने उस जो पूंजी का उपयोग किया। क्यों इस तरह की इनकी, ये इनकी दूरदर्शिता थी, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हमें एशिया के साथ व्यापार करना है, भारत में आना है, तो यहाँ पे कौन थे सभी सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली, एक ही शक्ति थी, पुर्तगाल। उनके पास क्या था, अच्छी उनकी सैन्य शक्ति थी, और जो उनकी जहाज रानी और ये सब जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी। तो इन्हें अगर इधर आके व्यापार करना था, ज़्यादा अपने व्यापार को विकसित करना था, प्रचार प्रसार करना था, तो इन्हें एक अच्छी तकनीकी जहाजरानी की और एक अच्छे सैन्य जो है तो होते नौसेना की व्यवस्था करनी थी। तो इसके विकास पे इन्होंने बहुत जोर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये आए भी, ये अपनी पूंजी से दोनों पे काम किया, और ये फिर उसके बाद आते हैं, और ये भारत, ये जो एरिया है भारतीय एरिया, इनका जो मुख्य जो ये रहता है जो इंडोनेशिया, ये जो आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया को क्या मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इनका मुख्य जो फोकस रहता है एशिया इधर व्यापार पे, तो ये इंडोनेशिया रहता है। भारत में भी ये आए, लेकिन ये पहले इन्होंने अपने व्यापार को यहाँ पे किया। तो हम ये पूरी आज देखेंगे इसमें। और आप यहाँ तक समझ गए कि शुरू में ये किधर से आते थे, और शुरू में क्या करते थे, शुरू में पुर्तगाल से
अपना ये लेकर और उधर ही अपना व्यापार करते थे यूरोपीय देशों के साथ। फिर धीरे धीरे जब इनकी पूंजी एकत्रित हो गई तो फिर ये इधर आए। ये इधर लगभग 1595-96 के अंतर्गत 1595-96 के, कहीं आपको 95 मिलेगा, कहीं 96 मिलेगा, 95-96 केवल व्यापार के उद्देश्य से उस समय आए थे। तो ये आते हैं, इनका एक व्यक्ति आता है डे हस्तमान, आप इनका नाम भी सुनोगे, ये प्रश्न आता भी है, कार्नेलियस डे हस्तमान। ये आता है और ये आता है, ये भारत भी आता है, और लेकिन ये सब कहाँ पहले बनाते हैं, इंडोनेशिया में। तो सबसे पहले ये आते हैं और व्यापार शुरू करते हैं। यहाँ से मसाले, जड़ी बूटियाँ, अफ़ीम, और इनका ये व्यापार यहाँ से ये अफ़ीम सब लेके ये चाइना के तक भी सप्लाई करते थे, इनका इधर भी जाता था। मुख्य केंद्र इनका शुरू में यही था। और 1602 में फिर आप देखेंगे बाद में इनकी कंपनी भी बनी। इनकी कंपनी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे वेरीगंदे कंपनी भी कहा जाता था। और 1602 में इनकी कंपनी स्थापित हुई। 1602 में आए ये सबसे पहले 1595-96 में, लेकिन इनकी कंपनी स्थापित हुई 1602 में। आप एक देखेंगे कि एक क्रम हमेशा पूछा जाता है, ये प्रश्न हमेशा स्टेट पीसीएस ये सब में आते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले यूरोपियों का आने का क्रम, यूरोपियों का क्रम, आने का क्रम जो पूछते तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाल ये आए। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद कौन आ रहे हैं, डच आ रहे हैं। उसके बाद अंग्रेज 1600 में, फिर फ्रांसीसी एक ये आता है प्रश्न। ये क्रम हमेशा आते हैं सजाने के लिए। तो पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, डच लगभग 1595-96, अंग्रेज 1600, उसके बाद आपको 1664 में फ्रांसीसी आए। ये एक क्रम है यूरोपीय क्रम। लेकिन अगर इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम, तब ये चेंज हो जाएगा, तब ये जो क्रम है ये चेंज हो जाएगा। अगर ये कंपनियां आपसे पूछ दे, यूरोपीय कंपनियां, उनके आने का क्रम, तो पुर्तगाल तो रहेगा ही पहला पुर्तगाल। उसके बाद आपका ये हो जाएगा सेकंड में अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजी कंपनी, क्योंकि ये 1600 में ही ये स्थापित हो चुकी थी। और ये डच जो आ जाएगा आपका, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये 1602 में डच, और फिर ये फ्रांसीसी तो है ही लास्ट में। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यूरोपियों के आने का क्रम पूछा जा रहा है या यूरोपीय कंपनियों का क्रम पूछा जा रहा है, तो इस पे ध्यान देंगे। तो ये जो 1602 में जो डच कंपनी बनी, तो ये पूरी तरह से ऑथराइज थी, जैसे कि इससे बहुत सारे अधिकार दे के भेजा गया था। इन्हें क्या क्या अधिकार थे कि ये जो भी जहाँ जा रहे हैं भारत या ये इंडोनेशिया व्यापार करने के लिए, तो ये युद्ध कर सकते हैं। इन्हें ये डिसीजन लेने का अधिकार था कि ये किसके साथ युद्ध करें। संधि करने का भी अधिकार था, इलाके जीतने और किला बनाने, इसके लिए इन्हें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये अधिकार इन्हें दे करके भेजा गया था। ये इसलिए भी क्योंकि इन्हें पता था कि वे जहाँ ये जा रहे हैं तो वहाँ पे पहले से पुर्तगालियों का पूरा कब्जा है, तो वो इन्हें इतनी आसानी से तो व्यापार करने देंगे नहीं। व्यापार करने के लिए उन्हें उनसे युद्ध करना ही पड़ेगा, तो ये सब अधिकार इन्हें देकर ही भेजा गया था। और ये जो कंपनी थी ना, ये जो कंपनी थी, ये बहुत से शेयर धारकों से बनी थी। इसके बहुत सारे शेयर धारक थे, और ये ऐसी कंपनी थी जो लगभग 200 साल तक अपने शेयर धारकों को सबसे ज़्यादा लाभांश देती थी। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये शेयर धारकों से मिलकर बनी थी, और आम जनता भी इसमें शेयर होल्डर थी, आम जनता भी शामिल थी। और इसके पतन का भी यही कारण था लास्ट में, कि इसके पतन के कारणों में एक ये भी कारण था कि ये जब घाटे में भी चलती गई, तब भी ये अपने शेयरधारकों को वही मुनाफा, वही लाभांश देती रही। और ये लगभग बहुत ज़्यादा था, 18% मुनाफा, 18% प्रतिवर्ष मुनाफा ये देती रही। और 200 वर्षों तक, सबसे अधिक समय तक ये ऐसी कंपनी, ये एक ही कंपनी जो सबसे अधिक समय तक लगातार
अपने शेयर धारकों को मुनाफा देती रही। तो ये हम देखते हैं यहाँ तक कंपनी का भी हो गया, गठन हो गया, कंपनी को क्या क्या अधिकार थे आपने वो भी देख लिया। अब देखिए ये कंपनी जो थी ये लगभग वो गिल्डर वहाँ की मुद्रा थी तो 65 लाख गिल्डर वहाँ की मुद्रा थी, नीदरलैंड की गिल्डर से स्थापित हुई थी। ये इसमें इतनी पूंजी लगी थी शुरुआत में। अधिकार आपने देख ही लिए हैं और शुरू में ये 21 वर्षों के व्यापार के लिए ये आई थी। अब देखिए शुरू में ये कहाँ आई, शुरू में जब ये आती है तो भारत आती है, लेकिन ये जीतती है कहाँ, एक वांटम नामक स्थान को जो इंडोनेशिया में था 1602 में वांटम, इसका श्रीलंका तक पर ही अधिकार होता है। वांटम जो इंडोनेशिया में थे, इंडोनेशिया में ये सब जो द्वीप है इंडोनेशिया, ये मसालों का द्वीप कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले इसने जीता 1602 में। फिर वहाँ पे डचों ने अपना कब्जा बनाया और 1605 में देखिए 1605 में ही आते हैं मसूलीपट्टम। ये 1605 में मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ये अपनी कोठी बनाते हैं भारत में। ये 1605 में मसूलीपट्टम। ये भी प्रश्न आते हैं कि डचों की भारत में पहली कोठी कहाँ थी, तो मसूलीपट्टम। ठीक है, अब 1605 में ही एक ये इंडोनेशिया के अम्बायान को भी जीतते हैं। एक जगह है इंडोनेशिया में अम्बायान, ये इंडोनेशिया धीरे धीरे इनका पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बाजार पर इनका वो पूरा कब्जा हो गया। लगभग 37% 38% पूरे बाजार पर इनका कब्जा हो गया। पुर्तगालियों को उन्होंने धीरे धीरे पूरी तरह से ही हटा दिया था। तो आप देखिए 1605 में हमने देखा, 1602 में वांटम, ये इंडोनेशिया में, सबसे पहले भारत में जो यहाँ की कोठी बनी इनकी मसूलीपट्टम में, फिर अम्बायान इंडोनेशिया में ही, और 1613 में आप देखते हैं, ये देखिए ये 1613 में जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता यहाँ पे भी इन्होंने अपनी कोठी बना ली, यहाँ पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब जकार्ता में बहुत सारे जो जकार्ता में इन्होंने एक नए शहर की भी स्थापना की और ये इनका केंद्र बन गया। ये जो एशिया के साथ व्यापार का इनका केंद्र बन गया और यहीं से ये अपना व्यापार भारत के साथ चलाते थे। यहाँ से ये चाइना भी भेजते थे अपने सामानों को और यहाँ से ही यूरोप भी भेजते थे। तो जकार्ता को जीतने के बाद 1613 में यहाँ पे इन्होंने एक शहर की स्थापना की, बेटेविया। ये सब प्रश्न आते हैं, ये सब फैक्ट। बेटेविया, ये आपको याद रखना होगा, बेटेविया। बेटेविया इस यहाँ पे इस शहर की इन्होंने स्थापना की। वहाँ पे बहुत सारे खंडर थे, उन सबको ये फिर से पुनर्निर्मित करके इन्होंने बेटेविया नामक शहर की स्थापना की और ये इनका केंद्र बना। यहीं से ये भारत को जो निर्यात होता था भारत, और फिर ये वापस यूरोप भेजते थे और चाइना के साथ व्यापार इनका पूरा यहाँ से संचालित होता था। अब देखिए, अब हम भारत की तरफ आते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए इंडोनेशिया यहाँ है और अब हम भारत की तरफ आते हैं। आगे आपको एक मैप ये भी मिल जाएगा। देखिए ये जो मैप है, सबसे पहले मसूलीपट्टम में इनकी कंपनी बनी थी, इनकी कोठी बनी थी और भारत में इनकी कहाँ कहाँ कंपनियाँ थी, कहाँ कहाँ कोठियाँ बनी थी, वो भी अब एक एक करके हम देखते हैं। और इसमें आप आराम से जो भी है इसमें भी आप देख के, मैप में देखने से ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहती है। तो उसके बाद अब देखिए, उसके बाद इनकी एक पुलिकट, यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ तक हमने देख लिया बेटेविया तक। फिर इसके बाद पुलिकट में भी इनकी कोठियाँ बनी थी। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कि डच मुख्यतः किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो डच मुख्यतः वस्त्रों का व्यापार, नील, ये सब का व्यापार करते थे और इसके लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो देखिए यहाँ जो मसूलीपट्टम में जो इनकी कंपनी थी, कोठी जो थी, यहाँ से ये यहाँ पर से क्या करते थे, ये नील का व्यापार करते थे, मसूलीपट्टम से नील का व्यापार, और ये ज़्यादा मुनाफा देते थे, इसलिए भारतीय इनके साथ ज़्यादा व्यापार करने को पसंद भी करते थे, क्योंकि ये दूसरे जैसे उससे ये ज़्यादा उनको पैसे देते थे, ज़्यादा उचित मूल्य पर ये माल खरीदते थे।
तो मसूलीपट्टनम से ये नील का व्यापार करते थे। फिर तमिलनाडु के पुलिकट, पुलिकट में भी इनकी कोठी थी। और देखिए पुलिकट तमिलनाडु, तो पुलिकट में ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। ये आपका तमिलनाडु हो गया, वस्त्रों का व्यापार, वस्त्रों का व्यापार। मसूलीपट्टनम से हमने देख लिया नील का व्यापार करते थे। अब पुलिकट भी इनका यहाँ पे जो था भारत में इनका यहाँ पे केंद्र था। अब पुलिकट इनका मुख्यालय था भारत में। पुलिकट, ये भी प्रश्न हमेशा आता है, मुख्यालय भारत में, मुख्यालय। और ये लगभग बहुत लंबे समय तक ये डचों का मुख्यालय बना रहा, 1590 तक लगभग। उसके बाद वो नागपट्टनम में अपने मुख्यालय को शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे पुलिकट में इन्होंने क्या क्या किया, वस्त्रों का व्यापार तो करते ही थे, इनका मुख्यालय था। फिर उन्होंने कुछ कारखाने लगाए, बारूद का कारखाना, ये मुख्यतः नील और ये शोरा बारूद के लिए जो आवश्यक होता है, इनका रेशम, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, इनका मुख्यतः व्यापार करते थे। तो वस्त्रों का व्यापार। आप फिर देखें कि पुलिकट में एक बारूद बनाने का कारखाना भी लगाया, बारूद का कारखाना। फिर यहाँ पे टकसाल भी लगाई इन्होंने पुलिकट में। ये सारे प्रश्न आते हैं। टकसाल, टकसाल जहाँ सिक्के ढाले जाते थे। और इनका एक स्वर्ण मुद्रा, इनकी एक स्वर्ण मुद्रा को ये प्रश्न पूछा भी गया, क्या किस नाम से जाना जाता है? इनकी स्वर्ण मुद्रा पैगोड़ा नाम से जानी जाती है। इनकी स्वर्ण मुद्रा किस नाम से? ये सारे आपको मिल जाएंगे PDF, पैगोड़ा, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ पे पुलिकट में इन्होंने क्या क्या किया, पुलिकट में इन्होंने पुलिकट से वस्त्रों का व्यापार तो करते ही थे, इन्होंने एक बारूद बनाने का कारखाना, ये इनका मुख्यालय भी था 1590 तक, 1690 तक, सॉरी, बहुत लंबे समय तक इनका ये मुख्यालय रहा। यहीं से ये अपनी सारी गतिविधियाँ संचालित करते थे भारत में। टकसाल और इनके स्वर्ण मुद्रा एक पैगोड़ा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद पुलिकट के बाद इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना? नागपट्टनम। देखिए फिर नागपट्टनम में 1600 नागपट्टनम मुख्यालय बना 1690 के बाद, मुख्यालय नागपट्टनम में इनका मुख्यालय बना। और फिर इनके कराईकाल में भी कोठी थी। और सूरत में भी इनके वस्त्रों का, आप देखिए ये सूरत में भी इनके व्यापारी, यहाँ पे भी इनकी कोठी थी सूरत। बाद में इन्होंने कोचीन, जो पुर्तगालियों की पहली कोठी आपने देखी थी, पड़ी थी, कोचीन में भी इन्होंने, कोचीन को भी इन्होंने जीत लिया, मतलब पूरी तरह से ये इन्होंने जीत लिया। सूरत सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला यहाँ पे इनका ये था, जो क्षेत्र कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला क्षेत्र सूरत था। सूरत में भी सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा लाभ यहीं से होता था। और सूरत जो है, यहाँ से भी ये सूती वस्त्र का ही व्यापार करते थे। सूरत अभी भी सूती वस्त्र व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा ये है, प्रसिद्ध है। और उसके बाद आप देखते हैं कि लगभग 1750 तक आप देखते हैं कि जहाँ पे पुर्तगालियों का पहले एकाधिकार था, तो लगभग 39% व्यापार पर, बाजार पर डचों का कब्जा हो गया, डचों का कब्जा हो गया। बाद में जब अंग्रेज आए, उनसे जब युद्ध होने लगे, यूरोप में भी जो स्थितियाँ सब ये बिगड़ी, तो फिर इनका धीरे धीरे पतन हुआ। अब आप देखिए, हमने ये देख लिया। बंगाल में भी हम देखते हैं, बंगाल में कहाँ कहाँ? बंगाल में कासिम बाजार, आप देखिए यहाँ हम देखते हैं, सारे लिखे हुए फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। बंगाल में कासिम बाजार, कासिम बाजार मुख्यतः क्या? रेशम वस्त्र के लिए, रेशम वस्त्र। यहाँ पे इन्होंने रेशम वस्त्र का कारखाना भी लगाया था, कासिम बाजार में रेशम वस्त्र का कारखाना भी लगाया था। और कासिम बाजार बंगाल में हो गया, कासिम बाजार, चिंसुरा, ये सारे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। चिंसुरा से क्या क्या यहाँ पे इनका जो व्यापार होता था? तो वस्त्र तो थे ही, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, वस्त्र के साथ शोरा,
जो बारूद बनाने के लिए उपयोगी है, शोरा और अफीम मुख्यतः ये सब चिंसुरा से। तो कासिम बाजार हो गया, चिंसुरा हो गया। और जो बंगाल की जो कोटियाँ थी, ये सब जो कोटी थी ये बेटेविया को रिपोर्ट करती थी, जो हमने देखा था बेटेविया जो इंडोनेशिया का जो द्वीप। और लेकिन ये जो बंगाल की जो कोटी थी ये सीधे, ये जो बंगाल की जो कोटी थी आप देख रहे हैं, तो ये सीधे सीधे कहाँ से संचालित होती थी? सीधे सीधे नीदरलैंड से संचालित होती थी बंगाल की कोठी, और बाकी सारी बटेविया से होती थी। और उसके बाद वहाँ से फिर वो जो नीदरलैंड की तरफ वो रिपोर्ट करती थी। लेकिन बंगाल की जो कोटियाँ थी वो सीधे सीधे नीदरलैंड से संचालित होती थी। और फिर बिहार में पटना से भी ये वस्त्र और शोरा का ये करते थे, व्यापार करते थे। पटना में अभी भी डच जो आर्किटेक्ट का, आप अगर पटना कॉलेज चले जाए, पटना कलेक्ट्रेट चले जाए, तो पूरा बहुत ही अच्छा वहाँ पे डच आर्किटेक्ट आप भी आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो और उड़ीसा के बालासोर, यहाँ पे से भी वस्त्र, पटना से वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र और ये शोरा, ये सब पटना में भी कोटियाँ थी, आपने देख लिया। उड़ीसा में भी कोटियाँ थी। तो ये सब इनकी कहाँ, यहाँ सब कोटियाँ थी जहाँ से ये मुख्यतः वस्त्र, नील, अफीम और ये बहुत ज़्यादा ही क्षेत्र तक इनकी पूरा जो व्यापार है, लगभग आप समझ सकते हैं ना 39%। अंग्रेज़ों से भी एक समय था ऐसा कि ये पुर्तगालियों अंग्रेज़ों सबसे ज़्यादा इन्हीं का पूरा व्यापार था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर एक कोचिन भी देखी, कोचिन हमने देख लिया। ये कोचिन जो है इन्होंने पुर्तगालियों से छीन लिया, और कोचिन को इन्होंने जो युद्ध करके छीना, और डच और जो कालीकट के राजा थे उन्होंने सम्मिलित रूप से पुर्तगालियों को हराया था और कोचिन भी अपने अधिकार में कर लिया। फिर अंग्रेज़ जब आ जाते हैं, अंग्रेज़ तो थे, अंग्रेज की धीरे धीरे अंग्रेज के साथ इनका युद्ध होता है। तो जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशों का आगमन पढ़ेंगे, और युद्ध हम अलग से पढ़ेंगे, सारी कंपनियां पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम युद्ध पढ़ेंगे तब हम उस समय देखेंगे पूरा कि कैसे कैसे कौन कौन सा युद्ध होता है, वो सारा हम देखेंगे। जो यूरोप में होते थे उनका भी प्रभाव पड़ता था भारत पर, भारत के जो यूरोपीय जो कंपनियां होती थी, व्यापारिक कंपनियां, उन पर प्रभाव पड़ता था। तो अब जब देखिए कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध होता है तो इनकी स्थिति फिर ये कमज़ोर होती है और इनका धीरे धीरे पतन होता है। और एक उसमें जो युद्धों में एक जो युद्ध जो अभी हम देख लेंगे सबसे महत्वपूर्ण, और वो हमेशा पूछा भी जाता है, बेदरा का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध था। बेदरा का युद्ध, बेदरा बंगाल में जगह है। बेदरा का युद्ध, ये इसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। ये हमेशा आता है प्रश्न कि किस युद्ध के बाद डचों की स्थिति जो है, डचों का पतन हो गया। तो ये अंग्रेज़ों के साथ हुआ था बेदरा का युद्ध। ये हुआ था आपका 1759 में अंग्रेज़ों के साथ। इसमें डच बुरी तरह से हारे थे और लगभग इनका पतन ही हो गया था। लेकिन तब भी ये व्यापार इनका जारी था, बहुत सारे क्षेत्र इनके चले गए थे, लेकिन इनका व्यापार तब भी ये व्यापार कर रहे थे। लेकिन जो 1795 में पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि, यूरोप में पेरिस की संधि, तो उसमें क्या होता है, उसमें पेरिस की संधि में सारे जो इनके क्षेत्र होते हैं ये इन्हें अंग्रेज़ों को उनको दे देने होते हैं, और इनका लगभग पूरी तरह से पतन हो जाता है। लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ ये जो सूरत वाला जो था, सूरत वाला जो व्यापारिक क्षेत्र था, केंद्र था, इन्हें दे दिया जाता है, इन्हें वापस दे दिया जाता है। कुछ जो उन पे ये लगाकर कुछ नियम कानून लगाकर, लेकिन इन्हें वापस दे दिया जाता है और शर्तों के साथ वापस कर दिया जाता है सूरत वाला। पेरिस की संधि के बाद भी सूरत की कोठी इन्हें वापस कर दी जाती है। सूरत की कोठी या सूरत का जो क्षेत्र होता है, सूरत, आप सीधे लिखे सूरत, इन्हें कुछ शर्तों के साथ वापस दे दिया जाता है। लेकिन ये बाद में सूरत में बेच के वापस छोड़ देते हैं और पूरी तरह से इनका सफाई होता है। वापस सूरत इन्हें कुछ शर्तों के साथ वापस दे देते हैं। कौन? अंग्रेज।
देते हैं। पेरिस की संधि देखिए, पहले 1795 में जो पेरिस की संधि हुई, पहले तो आप बेदरा का युद्ध देखिए, ये याद रखिएगा और इसे बस जस्ट उलट दीजिएगा। 1759 में बेदरा का जो युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों के मध्य, तो उसमें डच बुरी तरह से हार जाते हैं। ये लगभग निर्णायक युद्ध था, तो इसमें डचों का अधिकतम क्षेत्र चला जाता है, लेकिन इनका तब भी व्यापार जारी है, पूरी तरह से इनका खात्मा नहीं होता। लेकिन 1795 में पेरिस की संधि होती है नीदरलैंड उसमें और ये ब्रिटेन में तो के बीच, तो उसमें इनके पूरे जो क्षेत्र थे, जितने व्यापारिक क्षेत्र थे, जितने इनके क्षेत्र थे, सब ये अंग्रेजों को दे देते हैं। लेकिन अंग्रेज सूरत का क्षेत्र जो है ना कुछ शर्तों के साथ वापस देते हैं, वर्क कर देते हैं। और लेकिन अब ये फिर क्या करते हैं, तब भी इनका ये व्यापार चलता है और 1824 या 25 तक 1824 या 25 तक ये सूरत बेच के, सूरत का जो क्षेत्र है ये बेच देते हैं वापस अंग्रेजों को, और पूरी तरह से जो है डचों का लगभग खात्मा ही हो जाता है, बेच देते, पतन हो जाता है, बेच देते, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत घाटे में भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कितना भी घाटा हो रहा था लेकिन ये अपने शेयरधारकों को लाभांश देती जा रही थी। ये सब इसके पतन के कारण थे। और उसके बाद जो है चले जाते हैं और इनका खात्मा हो जाता है। तो जब ये जो इनके बीच जो युद्ध हुआ और जब जो और भी हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, जब हम अंग्रेज भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फ्रांसीसी भी पढ़ लेंगे, कंपनियों का आगमन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फिर जैसे कि अंग्रेज डच के साथ, डचों का पुर्तगाल के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ, ये सब हम युद्ध फिर अलग से पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए आप मैप में, ये आपको पूरा मिला हुआ है, कुछ जो ये फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, जिसकी चर्चा हम लगभग कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो है डचों का व्यापारिक केंद्र भारत में कहाँ था, पुलिकट और बेटेविया था, इंडोनेशिया में, वो हम सारे देख चुके हैं। और वहाँ से चाइना को भी ये अफीम और ये सब जो है निर्यात करते थे, और श्रीलंका के भी बहुत सारे क्षेत्रों पर इनका जो कब्जा था डचों का। तो और सबसे प्रथम जो आया था वो कार्डेलिस गृहस्थमान आया था सबसे पहला, और जो है देखिए पूर्वी एशिया में बटाविया जो है वो थी। चिंसुरा में इन्होंने कौन सा, चिंसुरा में डच फोर्ट गुस्तावुस के नाम से जाना जाता है, ये सब प्रश्न आते हैं। औरंगजेब के एक फरमान के द्वारा डच को 3.5% चुंगी की अदायगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद उनकी जो है जो कर की दर या चुंगी की दर कम कर दी गई थी। फिर इन्होंने जो गोलकुंडा के शासक ने इन्हें सिक्का ढालने की अनुमति दी थी, इनका स्वर्ण सिक्का पेगोड़ा के नाम से जाना जाता था। और फिर 1676 में इन्हें सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। मुख्यतः जो हम चर्चा कर चुके हैं, भारतीय वस्तुओं में मुख्यतः ये सूती वस्त्र के व्यापार के लिए जाने जाते थे, इनके व्यापार का मुख्य अंश यही था। तो ये था डचों का भारत पर आगमन, किस तरह से डच आए। शुरू में ये बस पुर्तगाल से ही जो सामान जो भारतीय वस्तुएं थे लेके ये अपने जो इनके पास अच्छे बंदरगाह थे उनके द्वारा ये अपने यूरोप में व्यापार करते थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे पूंजी जमा कर ली, उनके बाद अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, अपने जो है जहाज़ रानियों का विकास किया। फिर ये आते हैं ये भारत की तरफ। भारत को में मुख्य कोठी स्थापित करने के पहले इंडोनेशिया में ज़्यादा व्यापार अपना फैलाते हैं। इंडोनेशिया में कैसे कैसे देखें हम, बेटेविया यहाँ की उनकी जो वहाँ से मुख्य उनकी स्थल था जहाँ से वो पूरा व्यापार संचालित करते थे। फिर हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये भारत में भी अपनी कहाँ कहाँ कोठियाँ स्थापित करते हैं। मुख्य रूप से नील का व्यापार, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और शोरा बारूद, ये सब का ये व्यापार करते हैं। ये सब कहाँ कहाँ था ये सारे हमने चर्चा कर ली है। फिर इनका पतन कैसे हुआ, युद्धों के जब युद्ध होते हैं फिर इन्हें मुनाफा, मतलब इनकी जो घाटे में चली जाती है कंपनी, इस तरह से पूरी तरह से इनका बेदरा का युद्ध जो होता है वो निर्णायक युद्ध होता है जो अंग्रेजों के साथ। तो ये सब पूरे हमने आज चर्चा कर ली। अब जो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज कंपनी जो भारत में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं इससे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। और हाँ, ये इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।